इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते समय किन किन खर्चों को अलाउ करते हैं, किन को डिसअलाउ करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। Expenses allowed as per instructions of CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड ने कुछ स्वीकृत व्ययों के लिए डायरेक्शंस दे रखी हैं, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा जो 37 है उसमें कई प्रकार के सिद्धांत है कि बिजनेस से रिलेटेड खर्चा होना चाहिए, गत वर्ष में होना चाहिए, आयगत प्रकृति का होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तो इनमें जिनके आधार पर कोई वे स्वीकृत या अस्वीकृत हो सकता है, किंतु ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं होती इसमें, क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर जब स्वीकृत और अस्वीकृत करेंगे तो उनकी कोई फाइनल लिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि ये खर्चा स्वीकृत होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि कौन सा वे स्वीकृत हो या नहीं हो। तो इसलिए इन विवादों का हल निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक परिपत्र जारी किए हैं, जिनके अनुसार कुछ खर्चों को उन्होंने अलाउ माना है। जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, यदि किसी व्यवसाय या पैसे पर ऐसा कर लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है, तो वह व्यय के रूप में स्वीकृत होगा, उसको अलाउ करेंगे। इसी प्रकार अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार यदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय की छूट भी मिलेगी, वो भी अलाउ होगा। दीपावली या मुहूर्त आदि पर कोई व्यय किया जाता है तो आयकर अधिकारी अगर संतुष्ट है, असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि ये पूर्णतः धार्मिक आधार पर किया गया खर्चा है और सामान्य से ज़्यादा नहीं है, अब नॉर्मल कैटेगरी का नहीं है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो नहीं मानेंगे, तो सामान्य खर्चा है और धार्मिक आधार पर किया गया है, तो ये भी आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत हो जाएगा। इसी प्रकार तत्काल टेलीफोन योजना में जमा कराई गई राशि थी, ये पहले 30,000 रुपये तक राशि जमा कराई जाती थी और तत्काल टेलीफोन लेने के लिए, और वो आयगत व्यय के रूप में अलाउड हो जाती थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउड हो जाती थी। इसी प्रकार टेलेक्स कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए ऑन योर टेलीफोन OIT स्कीम थी, जिसमें एक मुश्त राशि जमा कराने पर आयगत व्यय के रूप में उसकी छूट मिल जाएगी। टेलेक्स कनेक्शन या ऑन योर टेलीफोन स्कीम के अंतर्गत अगर एक मुश्त राशि भी जमा कराते हैं तो उसकी आयगत व्यय के रूप में छूट मिल जाएगी। ट्यूबलाइट्स लगाने और बदलने के व्यय, देखिए किसी भी मकान में पहली बार ट्यूबलाइट लगाते हैं तो वह उस मकान की लागत का भाग मानते हैं। पहली बार अगर ट्यूबलाइट लगाते हैं तो वो पूंजीगत व्यय समझा जाता है, किंतु बाद में यदि अगर उसको बदला जाता है, उनको रिप्लेस किया जाता है, तो वो आयगत व्यय के रूप में उसकी छूट मिलेगी। तो पहली बार अगर ट्यूबलाइट्स लगे तो पूंजीगत व्यय है, और बाद में उनको बदलना पड़े या रिप्लेस करना पड़े तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए खर्चा अलाउ हो जाएगा। प्याऊ, धर्मशाला आदि के लिए दी गई लागा राशि, ये क्या होता है कि एक कस्टम सा बन जाता है कि अपनी बिल बनाते वक्त कुछ राशि धर्मादे के नाम पे या दान के नाम पे या प्याऊ के नाम पे या गौशाला के नाम पे निकाल देते हैं। तो ये राशि अगर कर्मचारी वो कोई बिजनेसमैन अगर ऐसी राशि देता है तो ये इस रकम, चूंकि ये कस्टमरी चार्ज है, लागा राशि बोलते हैं इसको, तो ये व्यय के रूप में स्वीकृत है, चाहे लेने वाले व्यक्ति ने इस राशि का वास्तव में प्रयोग किया है या नहीं किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन जब भी अपना बिल बनाएगा तो उसमें एक परसेंटेज आधार पे या एक मिनिमम अमाउंट, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया फिक्स कर सकता है, जो कस्टम के रूप में वो एक तरह से दरमादे के नाम पे वो खर्च कर प्रोवाइड करता है, और उसको ये एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ करेंगे अपन। और ये राशि इकट्ठी करने के बाद बिजनेसमैन जिस भी, जैसे गौशाला के नाम पे लिया तो गौशाला को भेजेगा, अगर प्याऊ बनाने के लिए लिया तो प्याऊ बनाने वाले के जिस संस्था को देना उसको वहाँ
ये राशि देता है, अगले ने खर्च की या नहीं की इससे कोई मतलब नहीं है। परिणामी हानि बीमा योजना का प्रीमियम, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कई बार अपने बिजनेस से मान लीजिए किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उस बाधा के दौरान जो प्रॉफिट कमाते, उस प्रॉफिट के लॉस की पॉलिसी भी ली जाती है। तो इसका जो भी प्रीमियम है वो एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ होगा, और इसकी यदि कोई हानि होती है, इस आग से या अन्य किसी प्रकार की हानि होती है, इस पर जो क्षतिपूर्ति मिलती है बीमा कंपनी से, उसको फिर इनकम मान लेंगे, उसको आय मानेंगे, और इसका जो प्रीमियम है वो एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ करेंगे। कमिटमेंट चार्जेज, यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से अनुबंध करता है कि उसे जब जरूरत पड़ेगी तो वह एक निश्चित राशि का ऋण ले सकता है, तो ऐसे अनुबंध करने के बदले में बैंक उससे कुछ चार्ज लेगा, और ये चार्ज हो सकता है बैंक प्रतिवर्ष वसूल करे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वह व्यक्ति बिजनेसमैन है, वो ये चाहता है कि उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक से एक निश्चित राशि तक का लोन लेगा, बैंक से लोन पास करवा लेता है। बदले में बैंक कमिटमेंट चार्जेज ले लेता है कि जब भी उसको जरूरत पड़ेगी बैंक उसको ऋण देगा, किंतु कमिटमेंट चार्जेज के रूप में कुछ राशि लेता है उससे। ऐसी स्थिति में ये जो कमिटमेंट चार्जेज है, ये बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड होगा, चाहे ऐसा वे उसने ऐसी सुविधा बैंक से कभी ऋण न भी लिया हो तो भी वो अलाउ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कमिटमेंट चार्जेस इस बात के लिए दिया है कि जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको ऋण लेना है, और उस स्थिति के लिए उसने अपने अग्रिम व्यवस्था की है, तो कमिटमेंट चार्जेस एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ होंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देता है, अखबार में दे सकता है, पत्र पत्रिकाओं में दे सकता है, ऑनलाइन विज्ञापन कर सकता है, तो इन विज्ञापन के जो भी खर्चे हैं वो सारे विज्ञापन वे एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड होंगे, बिजनेसमैन को एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड होंगे। इसी प्रकार कोई बिजनेसमैन है, वो किसी फीचर फिल्म को बनाने पे कोई खर्चा करता है व्यवसाय के प्रचार हेतु, क्योंकि फीचर फिल्म किस लिए बनाएगा, अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस पर जो भी खर्चा होगा वो भी एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड होगा। फीचर फिल्म बनाने पे हो चाहे विज्ञापन पे हो, ये दोनों ही अलाउड होंगे। अब देखिए चोरी या गबन से, कि किसी बिजनेसमैन को चोरी या गबन से आनी होती है तो उसमें कौन सा अलाउ है और कौन सा डिसअलाउ होगा। तो यदि व्यवसाय के कार्य समय में माल की चोरी हो जाए, संस्था का कर्मचारी है, बिजनेसमैन का कर्मचारी है, बैंक से रुपया जमा कराने जाए या राशि निकाल कर लाए और चोरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह हानि आयगत हानि के रूप में स्वीकृत है। यानी कि व्यवसाय के कार्य समय में चोरी हो जाए, या पैसा जमा कराने जाए बैंक में या बैंक से निकाल कर लाए तो चोरी हो जाए, तो ये आयगत व्यय के रूप में, आयगत हानि के रूप में स्वीकृत होगी। किंतु इसके विपरीत स्थिति में, इसके विपरीत यदि कार्य समय के अतिरिक्त यानी कि वर्किंग टाइम के अलावा किसी समय दुकान का ताला तोड़कर या उसके गोदाम का ताला तोड़कर और रात को चोरी हो जाती है, मतलब वर्किंग टाइम नहीं है, वर्किंग टाइम में है तब तो आयगत हानि के रूप में अलाउ है, किंतु अगर वर्किंग टाइम के अलावा अतिरिक्त, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की हानि को आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है, आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता यदि ये वर्किंग टाइम के अलावा ऐसा होता है तो। यद्यपि बैंक हो, अगर इसकी जगह बैंक हो तो बैंक में चाहे अतिरिक्त वर्किंग टाइम में चोरी हो या वर्किंग टाइम के बाद में भी चोरी हो, तो उसको तो हानि की स्वीकृति है, उसका तो हानि है, हानि के रूप में वो चोरी की राशि स्वीकृत हो जाएगी। किंतु किसी बिजनेसमैन को अगर किसी तरह की चोरी होती है
तो वो केवल वर्किंग टाइम की अलावा, वर्किंग टाइम के अलावा अगर चोरी होती है तो उसके लिए उसमें वो उस एक्सपेंसेस मतलब लॉस के रूप में वो अलाउड नहीं होगी। इसी प्रकार सिविल डिफेंस पे कोई खर्चा किया जाता है, सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय अगर कोई किया जाता है, कोई करदाता सिविल डिफेंस पे कोई खर्चा करता है तो वह राशि भी व्यय के रूप में कटौती योग्य है, वो भी एक्सपेंसेस अलाउड है। तो इस प्रकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने सर्कुलर जारी करके ये कुछ स्पष्टीकरण निकाल रखे हैं कि कौन से खर्चे किन परिस्थितियों में अलाउड होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ ये सूची उन खर्चों की दी है जो सामान्यतः अलाउ किए गए हैं अपने सर्कुलर के माध्यम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने। थैंक यू।